यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से किया जा रहा था, ये पश्चिम के देशों द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स और पश्चिम यूरोप के देशों द्वारा। पर अगर हम देखें तो 1950s और 60s में 1950 और 60 के दशक में ये जो डीकोलोनाइजेशन की जो प्रोसेस है, उपनिवेशवाद जो खत्म हुआ, जिसकी वजह से जो है सदस्यता यूनाइटेड नेशंस की बढ़ी और उसमें से जो नए राष्ट्र सदस्य बन रहे थे, वे प्रमुखता से सभी राष्ट्र जो है मैक्सिमम राष्ट्र वो गरीब ही थे, क्योंकि वहाँ का संसाधनों का शोषण पूरी तरह से जो कॉलोनियल पावर्स की उपनिवेशवादी शक्तियाँ थी वेस्टर्न यूरोप और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ज़रा कम था, लेकिन वेस्टर्न यूरोप की जो भी सत्ताएँ थी, उन्होंने तो पूरी तरह लूट लिया था। तो वो सारे के सारे गरीब राष्ट्र जब सदस्य बनने लगे, तो अगर हम देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इस प्रकार के संगठनों का निर्माण 1900 के 60 के दशक में होता हुआ दिखाई देता है। और ये जो भी नए सदस्य राष्ट्र बने, जो ग्रुप ऑफ 77 G77 जिसे कहा जाता है, इस प्रकार के ग्रुपिंग्स के माध्यम से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बैनर के तहत जो डेवलपिंग नेशंस है, विकसनशील राष्ट्र या अर्धविकसित राष्ट्र है, उन राष्ट्रों की आवाज उठाने लगे वे। इसीलिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पहले सिर्फ कैपिटलिस्ट एजेंडा आगे बढ़ाने का जो काम चल रहा था यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, उसकी जगह जो डीकोलोनाइजेशन के कारण जो नई सदस्य राष्ट्र बने, वो संख्या बनी और ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको कहा जाता था, इन देशों की आवाज एक महत्वपूर्ण बनकर के यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से उठने लगी। इसीलिए अगर हम देखें तो 1960 के दशक में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जैसी संस्थाएं जो विकसित राष्ट्र और अविकसित राष्ट्रों के बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाई गई। साथ में ग्रुप ऑफ 77 का भी महत्व जनरल असेंबली में बढ़ा। ग्रुप ऑफ 77 क्या है? एक डेवलपिंग कंट्रीज, विकसनशील या अर्ध विकसित राष्ट्रों का समूह है। अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में लॉबिंग करना शुरू किया। जो मेन पार्ट ऑफ द सेशन जो शुरू होता है, उसमें जो डिस्कशंस होते हैं, उस पर इन्होंने इन अपने मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय विकसित राष्ट्रों ने ध्यान देना चाहिए, इस पर वो जोर देने लगे। इसका परिणाम स्वरूप अगर हम देखते हैं तो अनेक सारे नए संगठनों का निर्माण, अनेक सारे नए फंड्स एंड प्रोग्राम्स का निर्माण होता हुआ यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से दिखाई देता है। उसमें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का 1965 में निर्माण हुआ एंड 1990 के बाद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, एचडीआर जिसे कहते हैं, वह रेगुलरली पब्लिश किया जाता है और उसमें कौन से राष्ट्रों ने ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर अच्छा काम किया है, किन राष्ट्रों में नहीं किया है, इस संदर्भ में रिपोर्ट्स रेगुलरली पब्लिश की जाती है। इसी के साथ में अगर हम देखें कि ड्यूरिंग 1990s इश्यूज सच एज एनवायरनमेंट के इश्यूज महत्वपूर्ण रूप से सामने आने लगे। उसके पहले अगर हम देखें यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ, यूनेस्को, इनके अनेक सारे संगठन हैं, अनेक देशों में काम करते हैं। भारत में भी उसके जो ऑफिसेस है अनेक जगह पे है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से अनेक सरकारों के साथ, मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उनकी जो भी मिनिस्ट्रीज है, उनकी एजेंसीज के साथ मिलकर के अनेक सारे विषयों पर काम किया जाता है। एजुकेशन से लेकर के गरीबी निर्मूलन निर्मूलन मतलब पॉवर्टी एलिविएशन, इस प्रकार के अनेक सारे काम जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से किए जाते हैं। इसी के साथ में 1990 के बाद, क्योंकि 90 के बाद जो है निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी एक मत होने लगा कि वो इसलिए कि जो पहले का जो एक रेजिस्टेंस था कोल्ड वॉर राइवलरी के कारण, शीत युद्ध के समय में यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में जो भी राइवलरी थी, इस राइवलरी के कारण एक प्रकार से एक जो है मोरेटोरियम आता था। एक प्रकार से निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक शिथिलता थी या फिर नहीं लिए जाते थे। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आने लगे। ड्यूरिंग 1990s अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट के इश्यूज, पहला एनवायरनमेंट का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट कहा जाता है। उसके बाद में उसी को एक फॉलो अप करने वाली एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस रियो डी जेनेरियो में हुई, या जिसको रियो कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। और उसी के माध्यम से फिर यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
को डेवलप किया गया, उसको इंस्टीट्यूट किया गया और तब से लेकर के प्रति वर्ष अनेक देशों में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से एक एनवायरनमेंट को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस होती है, जो पेरिस में COP21 हुई थी, रिसेंटली जो ग्लासगो शहर में हुई। तो उसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित चर्चा है। और मतलब क्या हुआ कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रिड्यूस करना, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज को हैंडल करना, ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एनवायरनमेंट का पोल्यूशन जो है, डिग्रेडेशन, जो विकसित राष्ट्र जो है वेस्टर्न यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने ज्यादा किया है। इसलिए उसको मिटिगेट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिटिगेट करने की जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बनती है बनिस्बत जो अभी जो गरीब राष्ट्र है, जो जिन्होंने अभी इस प्रक्रिया की शुरुआत की है, उनकी तुलना में। इसलिए जो विकसनशील राष्ट्र है उसमें ब्रिक्स कंट्रीज प्राइमरली, उसमें चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इन सब देश आकर के इनका एक कहते कि प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट इज द कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट हैज टू बी डिफरेंशिएटेड वन। द रिस्पॉन्सिबिलिटी cannot be shared equally by the developing countries because they have now started the process of that development. So they haven't degraded. Their contribution to degrade the environment is minimum, whereas in the Western countries, which have reached to the highest level of development or today's level of development, they have contributed so significantly to the degradation of environment, and therefore they should take bigger responsibility. ये आइडिया थी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो एनवायरनमेंट के इश्यूज 1990s में सामने आने लगे। ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज जो है कॉन्फ्रेंस में हुआ, वियना में कॉन्फ्रेंस हुई 1993 में। पॉपुलेशन से संबंधित क्वेश्चन, मैंने कहा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन प्रोग्राम जो बना है संगठन, तो उसकी कॉन्फ्रेंस कैरो में 1994 में हुई थी। वीमेन से संबंधित इश्यूज पर चर्चा 1995 में बीजिंग कॉन्फ्रेंस में हुई थी। ये सारे मुद्दे जो है, जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से संबंधित है, वो यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से 1990 के बाद प्राथमिकता से यूनाइटेड नेशंस की चर्चाओं में आते हुए दिखाई देते हैं। और चूंकि इस प्रकार के मुद्दे सामने आए और इनको कोऑर्डिनेट करने वाला जो महत्वपूर्ण यूनाइटेड नेशंस का अंग है, वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसका महत्व हाल ही के दिनों में बढ़ा है। In 2000, the United Nations convened a Millennium Summit giving the birth to Millennium Development Goals. 2000 का जो समिट हुआ था उसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को निर्धारित किया गया। उनमें पॉवर्टी रिड्यूस करना है, हंगर रिड्यूस करना है, वीमेन इश्यूज, अनेक सारे मुद्दों को तय किया गया। ये जो सेंचुरी के ये कुछ महत्वपूर्ण टारगेट्स है ऐसा माना गया, और 2015 तक जो है वो टारगेट रखे गए थे। और 2015 तक जब उसका एक रिव्यू किया गया था, तो कुछ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स है इन पैरामीटर्स को लेकर के आए हैं। यह फाइंडिंग्स थी यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, जो भी रिसर्च ग्रुप्स और स्टडी ग्रुप्स बने थे उनकी, वो रिपोर्ट्स भी पब्लिश्ड है। लेकिन ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs तय किए गए थे, उनकी कुछ मर्यादाएं थी। इसलिए वो उनकी सफलताएं भी निश्चित या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे उनकी एक लिमिटेड उसका एक्सपांस था, उसकी पहुंच थी। लेकिन 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट 2015 तक थे, और 2015 के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इश्यूज रखे गए और मोर देन 160 टारगेट्स रखे गए हैं। उसके माध्यम से अनेक सारे नए विषय है, पावर्टी एलिवेशन से संबंधित विषय है, एनवायरनमेंट से संबंधित विषय है, स्त्रियों के इम्प्रूवमेंट के संबंधित विषय है, और अनेक सारे जो विषय है, लिटरेसी के संबंधित, प्राथमिक शिक्षा, यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, इस संबंधित विषय है। उस संबंधित यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से, जो भी यूनाइटेड नेशंस फैमिली ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनके माध्यम से अनेक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस पीस एंड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी एब्सोल्युटली अनसक्सेसफुल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर या जिस इंटेंसिटी को लेकर के इंटरनेशनल पीस
एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का दायित्व यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस एज अ बॉडी के बैनर तले एक एनविजन किया गया था, उसका एक उद्देश्य रखा गया था, उतना सफल नहीं होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो आर्थिक और सामाजिक एनवायरनमेंट से संबंधित और अन्य जो मानवीय समुदाय से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए एक वैश्विक संगठन के नाते यूनाइटेड नेशंस की प्रासंगिकता जो है वो पूरी तरह से कम है या खत्म है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस इज स्टिल रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।